अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 जो है उसके एक रिव्यू के साथ और उसकी जो पूरे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं और जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उसको लेकर आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। सो पहला तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक था, जिसमें हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा था कि एटम का जो मिडल पार्ट है वो बहुत हार्ड कोर का है और उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्कवरी हमने पढ़ी। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, उसको हमने देखा और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सबसे हल्का जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो थे वो हमने देखे इसमें। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो किस तरह डिस्कवर हुआ था कि एटम का जो मिडल पार्ट है वो न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है और हार्ड कोर है और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ये हमने देखा। फिर बोहर की एटॉमिक थ्योरी जो कि एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अपना मकाम रखती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया कि बोहर जो है उसने अपना जब एटॉमिक मॉडल पेश किया था तो कौन कौन सी जो पॉइंट्स थे वो उसने डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड मास नंबर जो है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसको हमने डिटेल से देखा विद एग्जांपल्स और किस तरह हम न्यूट्रॉन नंबर को मालूम कर सकते हैं। फिर हमने देखा आइसोटोप्स एंड देयर masses। आइसोटोप्स क्या हैं? The elements that have the same atomic number but different mass numbers, these are called isotopes। और इनके masses जो हैं, लाइक अगर कार्बन का है तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह से इसको देखा। हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप देखे थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। फिर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स देखे, ऐसे आइसोटोप्स जिनमें से हर वक्त लाइट निकलती हैं, शुआएं निकलती हैं। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, कैसे निकाला जाता है। फिर कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस जो है, अबंडेंस के साथ साथ और मैसेज के साथ साथ इनका जो फार्मूला है उसको हमने अप्लाई किया और इनके मैसेज जो है वो कैलकुलेट किए थे। नाउ अब आ जाते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की तरफ। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स हैं, वो हमारे पास टोटल 5 हैं बुक में, वो आज हम करेंगे। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, वो भी टोटल 5 हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू, वो अब हम करने लगे हैं। और अपनी कॉपी पेंसिल्स को सामने रखें, ध्यान से इसको सुनना है और समझना है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स और वो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 का जो हमारा एक्सरसाइज का पेज है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाई इज इट सेड that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus। सो आंसर जो है इसका स्टूडेंट्स वो नोट कर लें, ऑलमोस्ट ऑल द mass of an atom is concentrated in its nucleus because the nucleus contains protons and neutrons which have much greater mass as compared to the electrons that orbit around the nucleus. Protons and neutrons are approximately 1836 times more massive than electrons। So ये इसका आंसर था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से फर्क क्यों हैं, इसकी क्या रीज़न है। आंसर देखें, एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा अपने एटॉमिक नंबर की मदद से पहचाने जाते हैं। यानी अगर 1 की बात हो रही है तो हमें पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन है। अगर 2 एटॉमिक नंबर की बात हो रही है तो 2 एटॉमिक नंबर किसका है, हीलियम का। So elements are different from one another because each element has a unique atomic number and different properties. The number of electrons, protons, and neutrons in an atom determine its chemical behavior, which in turn distinguishes one element from another. Now, question number 3 है, how many neutrons are present in Bi 210 and 83? सो न्यूट्रॉन नंबर किस तरह निकालते हैं, उसको एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था जो कि था n इज इक्वल टू a माइनस जेड। सो इसी को ही अप्लाई करेंगे। आंसर है जी, ईच बिस्मथ एटम विल हैव
83 प्रोटॉन्स एंड 83 इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स हैं इट मीन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इन इक्वल क्वांटिटी। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन बिस्मिथ विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी न्यूट्रॉन पता करना है तो आपने उसका मास नंबर ए, उसमें से माइनस कर देना है z यानी एटॉमिक नंबर को। सो n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए है जी 210, इसका मास नंबर है। z क्या है इसका एटॉमिक नंबर जो कि है 83। सो इसको माइनस करेंगे 210 में से 83 को तो 127 आ जाएगा। सो ईच बिस्मथ एटम विल हैव 127 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। इस तरह से आपके पास बिस्मिथ के अलावा कोई और भी जो है एलिमेंट आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपने इसको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। न्यूट्रॉन नंबर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, देन यू विल गेट योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज ट्राइटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोजन के हवाले से 3 जो है आइसोटोप्स वो डिस्कस किए थे। नंबर 1 इज प्रोटियम, नंबर 2 इज ड्यूट्रियम एंड नंबर 3 इज ट्राइटियम। सो इन तीनों जो आइसोटोप्स हैं उनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो सिर्फ ट्राइटियम है, ये आपने याद रखना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्राइटियम ही क्यों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी क्या रीज़न है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है जी, ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट हैज़ अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। ट्राइटियम अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके emitting low energy beta radiations. Tritium has 2 neutrons, 1 proton and 1 electron, that making it heavier than the other 2 isotopes of hydrogen that are protium and deuterium. इसका जो न्यूक्लियस है वो heavier है क्योंकि इसमें 1 proton and 1 electron जो है वो मौजूद है जो इसको heavier बनाता है। और इसमें से ऑलरेडी जो हैं वो एनर्जी रेडिएशंस जो हैं, बीटा रेडिएशंस जो हैं वो emit होती रहती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। एटम जो है वो किस तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जज्ब करता है और किस तरह से इवॉल्व करता है, खारिज करता है या निकालता है। सो आंसर देख लेते हैं। एन एटम कैन इवॉल्व और एब्जॉर्ब एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। यानी कोई भी एटम जो है जब वो अपनी एनर्जी को खारिज करता है या एब्जॉर्ब करता है तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहा जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट to high energy orbit, it absorbs energy, and when it jumps back from high energy orbit to low energy orbit, it evolves energy. This energy is evolved or absorbed in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट और हीट। एनर्जी जो निकलती है वो लाइट या हीट की सूरत में निकलती है। जी स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज क्यों हो जाती है फर्स्ट शेल से पहले शेल से जब हम सेकंड शेल या ऑनवर्ड चलते हैं। The energy of an electron increases as we move from the first to the second shell because the second shell is farther away from the nucleus, which means that electron in the second shell has high energy as compared to the electron in the first shell. This increase in distance from the nucleus results in a higher energy level for electron in outer shell. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का दूसरा सवाल जो हमारे पास है वो है, व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों ज़रूरी है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको लोअर किया जाए। सो आंसर है स्टूडेंट्स, लोअरिंग द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज नेसेसरी। प्रेशर को लोअर करना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रिएट अ वैक्यूम, क्योंकि वो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। दिस वैक्यूम प्रोवाइड्स मिनिमम ऑपोजिशन टू द इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोड क्रिएटिंग स्मूथली मूविंग कैथोड कैनाल रेज। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
जो वैक्यूम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जो है वो आसान बना देता है उसके रास्ते को। दैट्स व्हाई गैस का प्रेशर जो है वो लोअर करना इनसाइड बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि ये कैथोड रे स्मूथली मूव करती रहें। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज्ड विद टाइम? क्वेश्चन किया गया है जी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था और पूछा गया है हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद टाइम? वक्त के साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से चेंज होता गया? सो देखते हैं जी क्लासिकल कॉन्सेप्ट है क्या। आंसर है, द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is that electron being the charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है चूंकि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज जर्रा है, सो इस वजह से इसको या तो एनर्जी रिलीज करते रहना चाहिए हमेशा, और रिलीज करते करते मुसलसल करते करते एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, फॉल कर जाना चाहिए। Electron revolve around the nucleus of an atom similar to planets revolve around the sun in the solar system. However, as scientific knowledge advanced, the concept of electron evolved. Now it is considered that electron behave like particle as well as wave। अब ये समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव जैसा बिहेव भी शो करता है। Electrons are now described by wave functions that represent the probability of finding an electron in a particular region around the nucleus rather than following a definite path like a planet in orbit। This change in concept has led to a more convinced understanding of the behavior of electrons in atoms and molecules। So question number fourth है constructed response question का, why the nuclei of the radioactive elements are unstable? जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल हैं? The nuclei of radioactive elements are unstable because they contain an imbalance of protons and neutrons, which leads to an excess of energy within the nucleus। इसलिए वो अनस्टेबल हैं क्योंकि उनके अंदर जो इम्बैलेंस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का इम्बैलेंस है, बैलेंस कंडीशन में नहीं है, जो लीड करते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो एक्सेस हो जाए न्यूक्लियस के अंदर। यही जो इम्बैलेंस है causes the nucleus to undergo radioactive decay in order to become more stable। During radioactive decay, the nucleus emits energy in the form of radiation to achieve a more balanced and stable configuration। Now question number 5 है constructed response question का, during discharge tube experiments, how did the scientists conclude that the same type of electrons and protons are present in all the elements? So answer है students, during discharge tube experiments, scientists observed that the properties of the electrons and protons were the same regardless of the element being studied। They conclude that the same type of electrons and protons are present in all elements। From discharge tube experiments, scientists suggested that electrons are negatively charged particles and protons are positively charged particles। These fundamental particles are consistent across different elements। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के हवाले से था। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।